नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। त्रिपुरा में चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 सालों से सत्ता में रही सीपीआईएम को हटाकर 2018 में भाजपा सत्ता में आई थी। उसके बाद नगरपालिका से लेकर पंचायत और उपचुनाव तक के चुनाव में सीपीआईएम को लय में नहीं देखा गया। कल पार्टी के बड़े नेता सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी की एक सभा थी, जिसमें कहा जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। इसे सत्ताधारी दल के खिलाफ एक नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। भाजपा के खिलाफ किसी एक पार्टी को देखना उचित नहीं होगा। पिछले साल एडीसी के चुनाव में प्रद्युत किशोर देवबर्मन के नेतृत्व में 3 महीने पुराने एक संगठन ने चुनाव लड़ा और इतिहास रच दिया। त्रिपुरा मोथा अब राज्य की सुर्खियों में रहने वाली पार्टी है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। सीपीआईएम के साथ अब त्रिपुरा मोथा भी प्रमुख विपक्ष की भूमिका में अपने आप को देख रही है। त्रिपुरा में आगामी चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां दमखम से लड़ाई के मैदान में होंगी। 5 साल सत्ता में रहने के बाद क्या कमजोर हुई है भाजपा? किन मुद्दों के साथ भाजपा का मुकाबला करेंगी विपक्षी पार्टियां? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मुद्दा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा मोथा के प्रवक्ता एंथोनी देवबर्मा, सीपीआईएम के संदीपन देव, कांग्रेस पार्टी के आमिर चारिलम, भाजपा की युवा मोर्चा के राणा घोष। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज भाजपा नेता अशोक सिन्हा की वो प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि अगले विधानसभा में आईपीएफटी को छोड़कर वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। নির্বাচনে তারা এসব কিছু করতে পারবে না। নির্বাচনে আমরা তাদের সঙ্গে জোট করছি না, এটা ডিক্লেয়ার্ড। তাদের সঙ্গে জোট হচ্ছে না, এটা ডিক্লেয়ার। মতার সঙ্গে না, কারণ দলের সঙ্গে বিজেপি একাই লড়বে। এটা আমাদের চিন্তন শিবিরের ডিসিশন হয়ে গেছিল, এটা জানানো হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, অ্যাবসলিউটলি, কারণ এটা আমাদের চিন্তন শিবিরের ডিসিশন হয়েছে। এটা তো আগেও ডিসকাশন হয়েছিল, প্রেসেও গেছিল। এটা মূল কথাটা যেটা, কেউ যদি আমাদের সঙ্গে জোট করতে চায় তাহলে তার আমাদের কাছে আসতে লাগবে। সেটা তারপরে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেটা নিয়ে ডিসকাস করবেন, সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন। কারণ জোটের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এসে বলে গেছেন পরিষ্কার জোট হবে না, এটা ডিক্লেয়ার মতার সঙ্গে বা কারোর সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে জোট আছে আইপিএফটির। এই জোট ভাঙেনি, বিজেপি জোট ভাঙে না এইভাবে। আমাদের আইপিএফটির সঙ্গে আমাদের জোট আছে, কিন্তু মথা যে বারবার আপনার কোয়েশ্চেনটা মথার সঙ্গে রিলেটেড ছিল, যে আমাদের অন্য কোনো জোট হচ্ছে না, যে জোটটা আছে সেটাও ভাঙেনি, সেটা আছে আমাদের সঙ্গে। तो सत्ताधारी पार्टी ने साफ किया है कि अगले चुनाव में वो गठबंधन करने नहीं जा रही है। और त्रिपुरा में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं। त्रिपुरा मोथा, सीपीआईएम, टीएमसी, कांग्रेस और भी छोटे छोटे रीजनल पार्टियां हैं, वो भी दमखम आजमाएंगी। और भाजपा ने यहाँ साफ किया है कि वो गठबंधन नहीं करेगी। कुछ दिन पहले त्रिपुरा मोथा ने भी कहा था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ और पार्टियां जुड़ रही हैं। सबसे पहले सीपीआईएम के संदीपन हमारे साथ हैं। संदीपन, अगर देखा जाए तो आपके बड़े नेता कल सीताराम येचुरी त्रिपुरा में थे और आपने दावा किया है कि आपकी सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। आपको क्या लगता है कि लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और बीजेपी ने अपना काम जो वादा किया था 5 साल में वो पूरा नहीं किया है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी त्रिपुरा में जो चल रहा है, आप लोग जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। त्रिपुरा में ये जो बीजेपी आईपीएफटी का रिजिम है, इस रिजिम में जो जनरल लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से बीजेपी अटैक कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव से पहले बोला था कि जो यूथ है उनको ईयरली 50,000 गवर्नमेंट नौकरी देगा, उसके बाद घर घर में नौकरी हो। और सारे जो उनकी निर्वाचनी कमिटमेंट थी वो एक भी बीजेपी ने पूरा नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ में त्रिपुरा का जो पीपल है वो अभी पूरा तरीके से भड़के हुए है। अभी त्रिपुरा में एक चेंज का माहौल तैयार हो चुका है। उसको आप जमीन पे लाने के लिए
और जोरदार करने के लिए सीपीआईएम कोशिश करे। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, civil and fundamental rights, and overall constitution of India has been attacked in Tripura by the BJP. This is the bad situation for the state, and we have tried to our level best to organize people against this government. जी, त्रिपुरा मुद्दा के एंथनी देव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंथनी देव वर्मा जी, आपसे सवाल है कि आप अलग त्रिपुरा लैंड की मांग करते करते आप तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए और सभी पार्टियों का आपको साथ मिलने लगा है। क्या आपकी नीतियां बदलेंगी, आपके आदर्श बदलेंगे? नहीं, हम लोग आइडियोलॉजी से डिफर नहीं करने वाला हूँ। हम लोग जो पहले से शुरू से अभी तक जो आइडियोलॉजी है उसमें हम लोग स्टिक करके रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो फाइट है यह हम लोग आइडेंटिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, अपना जागो के लिए और अपना कल्चर के लिए, अपना पॉलिटिकल राइट के लिए ये फाइट चल रहा है। तो हम लोग ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम लोग कुछ सॉल्यूशन मांग रहा है। हम लोग कुछ नया डिमांड नहीं कर रहा हो, और जैसे हम लोग दूसरा से नया डिमांड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो है उसको लेके गया है, उसको वापस हम लोग को देने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। सो देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चंस दैट विल चेंज आवर आइडियोलॉजी। वी विल फिक्स एंड वी विल रिमेन विद आवर आइडियोलॉजी एंड वी विल फाइट टिल द एंड। जैसे अभी जी, हाँ, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी एंथनी देव वर्मा जी? आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आने वाले चुनाव में, जब आपकी आइडियोलॉजी आपके साथ हैं, आपकी नीतियां जो हैं, जो आदर्श लेकर आप चल रहे हैं आपके साथ हैं, तो दूसरी पार्टियां अगर भविष्य में ज़रूरत हो तो कैसे आपके साथ आ पाएंगी? नहीं, भविष्य का फ्यूचर का बारे में तो हम लोग सोचा नहीं अभी तक, लेकिन हम लोग जो आज है, आज के दिन में क्या है उसको सोच के हम लोग काम कर रहा है। अगर फ्यूचर का बारे में बात करना है तो उसमें वी आर ओपन, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। कैसे हम लोग का दर्जा खोला है, वो सिर्फ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास जो पावर है, जिसके पास जो माइंड है, जो हम लोगों का इंडिजिनस पीपल के लिए जो राइट मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, उसको अगर देने के लिए मंजूर है तो हम लोग रेडी हूं। बट प्रायर टू दैट प्रॉमिस दे हैव टू गिव अस इन अ रिटन फॉर्म, एंड दैट रिटन शुड बी लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। It shouldn't be just verbally or just in a A4 size white paper that you sign. Okay, we agreed to fulfill your demand. We agreed to give you demands. So therefore, let us march together or let us align together. So that kind of situation should not arise. जैसे पूरा full fledgedly वो जो agreement होता है वो legal binding होना चाहिए। उसका बाद ठीक है, अगर उन लोग रेडी है हम लोग को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन के लिए, देन वी आर रेडी विद एनी पार्टी, बट हूएवर कैन गिव अस। जी जी, आमिर चारीलाम कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आमिर साहब, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी अगर देखा जाए तो उपचुनाव में आपने एक सीट जो है सुदीप राय बर्मन उन्होंने जीती, और उनके साथ एक तरह से जो सभा हुई वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। ऐसा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी त्रिपुरा के आने वाले चुनाव में? पहले तो आपका धन्यवाद और आपका चैनल का भी धन्यवाद देता हूँ मैं मुझे बुलाने के लिए, और मैं मेरा पार्टी की तरफ से यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा पार्टी की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे साथ जो भी मेरा मित्र बैठे डिफरेंट पार्टी से, मैं सबको
शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि after 25 years, the people of our state had made their mind to change left government because the people of our state had a dream that after changing this government, each and every demand and each and every demand of this our people of our state and the promises that made by the BJP before the election will be fulfilled. And with this hope, people voted for BJP and BJP formed a government. But after forming this government, what people of our state have seen, they've seen that BJP is totally a liar party. Our leader Sudeep Rai Burman once said that BJP is a pathological liar party. You know why? Because they promise but cannot keep their promises. And when our leader and when as a Congress worker we see that BJP is to betray the people, then my leader and the leader of the Congress party has decided to leave this party and fight for the rights of the common people of our state. He left this party and he has resigned from the membership of member of Legislative Assembly also. He fought by election and he had all these. क्या battles. प्रोमिसेस थे आमिर जी, क्या प्रोमिसेस थे जो बीजेपी पूरा नहीं कर पाई? बीजेपी हर साल 50,000 नौकरी देंगे, वो जुमला था। बीजेपी प्रोमिसेस किया था कि ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ आवर स्टेट विल गेट एजुकेशन फ्री अंटिल देयर ग्रेजुएशन कंप्लीट. It is also a jumla. They promise the people of our state that each and every household will get a job or employment. It is also a jumla. They promise that our state will be a mafia-free state. But each and every day, what's happening in our state, if you see that mafia is going on in our state, and the police to whom our people trust and to whom our people think that they will secure the life of our common people, but police are also, they're taking under the table. They are staying under the table, being afraid of BJP goons. What's going on? Each and every promise that is described Each and every promise बीजेपी फेल हुई है उसे पूरा करने में. जी ठीक है. राणा घोष आपकी बारी है. सभी पार्टियों ने अपनी बातें कह ली और आपको सत्ता से हटाने का पूरा प्रयास रहेगा. क्या रणनीति होगी आपकी? आप तो अकेले जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ बात हो रही है कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे पिछले चुनाव में वो पूरा नहीं कर पाए. हेलो जी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है? जी सुन पा रहे हैं आपको. अच्छा, सभी को नमस्कार. आज हमारा एनी न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में सभी को दीपावली और धनतेरस का बहुत बहुत शुभकामनाएं. और एक बात है, आज हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में धनतेरस के दिन 4,50,000 लोगों को एक ही साथ में एक बटन दबा के 4,50,000 गरीब लोगों को सर त्रिपुरा की बात कीजिए ना. घर का छात दिया, घर में पक्का मकान में रहने का इंतज़ाम किया और पूरे परिवार के लिए सुख, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान का व्यवस्था किया. हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज धनतेरस चल रहा है इसी माहौल में. देखिए, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है. मैं अच्छी तरह उन लोगों ने क्या बताया सुन नहीं पाया. फिर भी
मैं जो कह रहा हूँ शायद आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जी, त्रिपुरा के बारे में बात हो अगले रही है 3 राणा जी। महीने बाद जी हमारा त्रिपुरा राज्य में निर्वाचन है, इलेक्शन है, और सभी पार्टी ने इस निर्वाचन का तैयारी में थोड़ा बहुत लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है पूरा देश में जो निर्वाचन आए या ना आए पूरा साल, हर दिन, हर पल जनता के साथ रहता है, लोगों के पास रहता है और लोगों के लिए काम करता है। और हमारा लिए, हर कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन, इलेक्शन ऐसा कोई चीज़ नहीं, हर टाइम हमारा लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम है और हम लोग इसी तरीके से पूरे साल काम करते हैं। जी, आप सुन लीजिए। जी, भारतीय जनता राणा जी, पार्टी राणा जी, 2018 में राणा जी आपको हमारा इंटरप्ट करना होगा। राज्य राणा में जी, प्रतिष्ठा लगता है होने राणा के जी बाद हमारी बातें नहीं पहले सुन पा रहे हैं। राणा जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं? राणा जी, जनता पार्टी का सरकार आया है, जोट सरकार आया है, और इसी के साथ जी ठीक है। राणा जी हमारी बातें नहीं सुन पा रहे थे और वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे कि पूरे साल और चुनाव हो या ना हो, उनकी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है। लेकिन फिर वही सवाल है कि लोगों के जब बीच में रहते हैं तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं हो पाया है। पॉलिटिकल वायलेंस की बात होती है त्रिपुरा में। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो पॉलिटिकल वायलेंस अभी तक कम नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात, सुधारने की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं हो पाया है। ये विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं और आंकड़े भी कह रहे हैं। जी, राणा गोस्वामी जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। अब हम संदीपन देव जो सीपीआई से जुड़े हुए हैं, सीपीआई के बारे में बात करेंगे। संदीपन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हाँ, हम विपक्षी पार्टियों की जो भूमिका है उस पर बात करेंगे। विपक्षी पार्टियां, सभी पार्टियां जो हैं जोर आजमाइश कर रही हैं और त्रिपुरा मोथा जिस तरह से उभर कर आई है, त्रिपुरा मोथा की मांग रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और अब हम देख रहे हैं कि भाजपा से, आईपीएफटी से, दूसरी पार्टियों से भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो त्रिपुरा मोथा से जुड़ रही हैं। त्रिपुरा मोथा 2021 में बनी और एक संगठन के तौर पर बनी थी और TTAADC में उन्होंने आजमाया, भाग्य आजमाया और वहाँ उन्होंने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया और इस तरह से जन्म हुआ त्रिपुरा मोथा का। और त्रिपुरा मोथा आज बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं और ये दावे कर रही हैं कि वही हकदार हैं असली, वहाँ की राजनीति में उन्हीं का वर्चस्व चलेगा क्योंकि वो स्थानीय मूल निवासियों की बात करती है और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करती है। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आगे चलकर अगर ये नौबत आए त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर और विपक्ष में भूमिका निभाने की बात आए तो क्या आप उनके साथ आएंगे? देखिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। उसको तो पहले क्लियर करना पड़ेगा। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये बोलने से नहीं होगा, ये बोलना पड़ेगा कि क्या है ये, इससे क्या मिलेगा, क्या होगा, इसको डिटेल से त्रिपुरा की जो लोग हैं उनके सामने रखना पड़ेगा। मगर ये नहीं रख, ये एक इमोशनल का राजनीति चल रहा है। चलो ये ठीक है। अभी हमारे जो बात है वो है कि जो त्रिपुरा का सिचुएशन है, अब त्रिपुरा में बीजेपी का रिजिम में जिस तरीके से अपोजिशन के ऊपर अटैक हो रहा है, जनरल जो पीपल है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उसके खिलाफ में लड़ना है। लड़ने के लिए हमारा जो काल का मीटिंग हुआ है स्वामी विवेकानंद मैदान में, अस्ताबल मैदान में, उसमें जो भारी संख्याओं से लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर भी हमारे लीडरशिप ने बोला है कि इस लड़ाई में सभी लोगों को इकट्ठा होना है और बीजेपी को हराना है। और बीजेपी के हराने के लिए अगर त्रिपुरा मोथा एक साथ आना चाहते हैं तो उसमें दुविधा कुछ नहीं है। मगर हमारा जो वॉइस है वो क्लियर है। बीजेपी को हराने के लिए हर एक डेमोक्रेटिक जो शक्ति है उनको एक साथ होना चाहिए और बीजेपी के
खिलाफ में बीजेपी की जो ये काम चल रहा है त्रिपुरा राज्य में, उसमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सबको एक साथ होना चाहिए। और ये इलेक्शन अभी भी 4-5 महीने बाकी है, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन का बात होगा, मगर अभी जो लोगों के ऊपर अटैक है उसके खिलाफ में पहले हमको इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ होके बीजेपी के खिलाफ में लड़ना चाहिए। ये जी। हमारा स्टैंड क्लियर है। तो राणा घोष एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। राणा जी, आपकी बातें पूरी नहीं हुई थी। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आप जिस वादे के साथ सत्ता में आए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं बोल रहा हूँ, सभी को फिर से नमस्कार। तो मैं जो बोल रहा था कि हमारा सरकार आने के बाद 2 साल पूरा कोविड में चला गया और बस 2 से 2.5 साल हम लोगों को मिला काम करने के लिए। फिर भी इस 2 और 2.5 साल में हमारा सरकार इतना काम किया कि अगर इस स्टूडियो में मुझे आज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मौका मिला तब भी पूरा नहीं होगा, मेरा बात खत्म नहीं होगा। फिर भी मैं थोड़ा बोलता हूँ कि अभी मुद्दा जो है, मुद्दा क्या बोला कि तिपरा मोथा और बाकी सब लोगों ने बोल रहा है इकट्ठा होकर भाजपा को हराना है। ठीक है, देखिए हम छोटा जब थे तब सुनते थे कि हाथी जब चलते थे तो कोई भी आके पीछे मुंह मार लेता था, पर हाथी का कोई नहीं फर्क पड़ता। तो बीजेपी आज पूरा देश में, हमारा त्रिपुरा में भी एक हाथी है, तो हम लोग को उन लोग क्या बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं कि भारी संख्या में अस्ताबल में उन लोगों का जमायत हुआ, बड़ा बड़ा रैली कर रहा है। मुझे पता नहीं बड़ा रैली किसको कहता है, भारी संख्या का जो जनसभा बोल रहा है ये किसको कहता है। हाँ, भारी संख्या का जनसभा इन लोगों को त्रिपुरा राज्य का हर लोगों के हम दिखाएंगे कि हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री शायद अगले महीने आ रहा है, उन लोगों को दिखाएंगे भारी संख्या का जनसभा क्या होता है। दूसरी बात, ये जो हमारा अभी मुद्दा है कि इलेक्शन में हम लोग किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा सरकार आने के बाद 5 निर्वाचन हुआ हमारा राज्य में। लोकसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा हुआ, लोकल बॉडी का निर्वाचन हुआ, पंचायत का निर्वाचन हुआ, एलडीसी का निर्वाचन हुआ। हर निर्वाचन में हमारा राज्य का लोगों ने देखा, पूरा देश का लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर निर्वाचन में कैसे पिछले निर्वाचन से ज्यादा वोटों से इन लोगों को, जो कांग्रेस बोलिए, सीपीआईएम बोलिए या कुछ भी बोलिए, इन लोगों को पीछे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हर कैंडिडेट कैसे बहुमत से इन लोगों का जय जयकार हुआ और वो लोग सत्ता में आ गया। तो इसी मुद्दे में हम लोग अगले 3 महीने बाद जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम लोग फिर से जनता के पास जाएंगे, जनता जनार्दन के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य का हर जनता को, हर लोगों को पता है सिर्फ 2.5 साल में, 2 से 2.5 साल में हमारा सरकार क्या क्या काम किया। देखिए, हमारा पास पूरा कच्चा चिपटा है कि हमारा सरकार क्या काम किया। फिर भी आज तिपरा मोथा का लोग हमारा अपोजिशन में है इस स्टूडियो में, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो कांग्रेस वालों है, कांग्रेस वालों ने देश स्वाधीन होने के बाद 70 साल तक दिल्ली में राज किया। ये सीपीआईएम ने पूरा 25 और इसके पहले 35 साल इस राज्य में राज किया। ये जनजाति लोगों के लिए क्या किया? मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी जनजाति लोगों के लिए क्या किया। सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुद्दा है, ये जो ब्रू लोग है, ये जो रियांग लोग है, इन रियांग लोगों को हमारा सरकार ने पूरा 12 जगह में पुनर्वासन दिया, और पुनर्वासन ऐसे दिया कि हम लोग सरकार में रहने की बात भी हम इन ब्रू लोगों को बोला कि आप अपना जगह चूज कर लो, हमका कोई जरूरत नहीं आप कहाँ रहेगा, ये हमका जरूरत नहीं, आप अपना जगह खुद चूज कर लो और हमारा सरकार जहां आप चूज करोगे वही आपको बिठाएगा। पूरे 6,959 फैमिली को अभी तक इधर रहने का इंतजाम किया जी। और अभी 3,696 ब्रू शरणार्थी को रहने का इंतजाम हो गया जी। राणा जी, 1.5 लाख जी। हाँ राणा जी, ब्रू समुदाय को आपने पुनर्स्थापित कर दिया, लेकिन इससे पहले
ब्रू समुदाय की जो हालत थी उसकी हालत जो थी, उस मुद्दे को तिपरा मोथा ने उठाया। क्या इस बात को आप नकार सकते हैं? जब वो सड़कों पर बैठे थे और सैकड़ों दिन वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय प्रद्युत किशोर देव बर्मन उनका सहारा बने और उनकी बातों को उठाए। क्या इस बात को आप नकार सकते हैं? तो मजबूरी के समय लोगों को सहारा बनना पड़ता है और ऐसे समय में तिपरा मोथा ने साथ दिया। आज तिपरा मोथा एक बड़ी शक्ति है, क्या इस बात को आप मानते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये है कि जी, दूसरा सवाल लोगों को जी दूसरा सवाल राणा जी, आपके विजन डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में एक था पॉलिटिकल वायलेंस को कम करना। आज बात होती है तो पॉलिटिकल वायलेंस की बात होती है, आपसी टकराव की बात होती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबरें आती हैं और उसमें एक टर्म है बाइक वाहिनी, हेलमेट वाहिनी। ये सब क्या है? ये कब खत्म होगा? ठीक है, देखिए आपने पहला सवाल किया ब्रू लोगों के लिए। ये तिपरा मोथा का जो बिठा आंदोलन किया, यह ब्रू लोगों के लिए नहीं, यह तिपरा लैंड के लिए किया। ब्रू लोगों के लिए जो कुछ किया ये हमारा सरकार ने किया, ये ब्रू लोगों को पता है, इस राज्य के लोगों को पता है। और हमारा जो एजेंडा है, एजेंडा में ये लिखा हुआ है कि ये ब्रू लोगों को कुछ दिया है तो हमारा सरकार ने दिया है। और क्या क्या दिया है अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी बोल सकता हूं, इस वो लोगों को क्या दिया है। और दूसरा बात जो आपने किया है कि पॉलिटिकल वायलेंस, ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है ये हमारा पास अभी वीडियो है, हमारा पास अभी फोटो है कि ये बाइक वाहिनी, हेलमेट वाहिनी किसका है। आज से 1-1.5 महीने पहले ये आमतली में हमारा सदर अरबान जिले का आमतली में ये सीपीआई वालों ने हेलमेट पहन के ये सड़क की लोगों को कैसे पिटाई किया, ये हमारे पास वीडियो है फोटो से। और दूसरी बात है ये जो पॉलिटिकल वायलेंस कह रहे हैं ना, हमारा सरकार आने के बाद आज तक एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ, ये हम दावे से कह सकते हैं। और ये सीपीआईएम जब तक हमारा राज्य में राज करते थे, हमारा 3 विधायक का, इस राज्य का 3 विधायक का खून हो गया, ये हमारा लिए कितना शर्म की बात है। 3 विधायक का खून हुआ, ऑफिस में घुसकर एक एसडीएम का खून हुआ, हर दिन माँ बहन का इज्जत लुंठन कर रहा था ये लोगों के राज में, इस राज्य में। और खून का तो हर दिन हम लोग पेपर में आते थे कि कहीं ना कहीं कम से कम 5 से 7 खून हमारा राज्य में होता ही रहता था। ये जनजाति लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है 97 से लेकर 2003 तक इस राज्य का सब लोगों ने देखा कि संतरास क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है। उस टाइम पर हमारा राज्य में हर जगह पर, हर जिले में हम लोग, तब मोबाइल नहीं था इस राज्य में, कभी भी कहीं पर भी नहीं था। तब लोग न्यूज़पेपर की वेट करते थे कब न्यूज़पेपर आएगा और देखेगा कि आज कहाँ ये एक्सट्रीमिस्ट वालों ने किन किन लोगों को मारा। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट पर, किसी ना किसी जगह पर ये एक्सट्रीमिस्ट वालों का प्रॉब्लम होता था। 97 से 2003 तक तब किन लोगों का राज था। ठीक है राणा जी, अब आपकी बातें आपने की कि आपने बहुत कोशिश किया वायलेंस को कम करने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, विपक्षी पार्टी के यहाँ तमाम जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा जारी रहेगी।